दोस्तों, हर कल्चर, हर सोसाइटी में एक बच्चा अलग अलग तरीके के सोशल नॉर्म्स, अलग अलग तरीके की सोशल गाइडलाइंस को सीखता है। एक बच्चे को कैसे बात करनी है, एक बच्चे को कैसे बिहेव करना है, इवन एक बच्चे को किस तरीके से सोचना है, ये सब कुछ निर्भर करता है किस तरीके की सोसाइटी में उसका पालन और पोषण होता है। आज के लेक्चर में हम समझेंगे कि कैसे सोसाइटी बचपन में ही एक बच्चे के दिमाग को मोरल कंपास बना देती है। आज के लेक्चर में हम ये भी समझेंगे कि कैसे एक सोसाइटी के अलग-अलग जेंडर रोल्स, वहाँ के बिहेवियर, एक बच्चे के बिहेवियर को पूरी तरीके से शेप करते रहते हैं। और हम ये भी देखेंगे कि कैसे सारे बच्चे, आप देखेंगे बचपन में बायोलॉजिकली वो सेम है, लेकिन उनका कल्चर, उनकी सोसाइटी उन्हें एक अलग-अलग इंसान बना देती है। यानी कि डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट चाइल्डहुड। यही टारगेट रहेगा हमारे लेक्चर का। आप देखेंगे कि पहले इस तरीके से समझा जाता था कि चाइल्डहुड एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, यानी कि कल्चर वेरिएशन उसके अंदर है ही नहीं। लेकिन आप देखोगे इट इज नॉट अ यूनिवर्सल कंसेप्ट, इट इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। जो एक आइडियल चाइल्डहुड होगा, मान लीजिए किसी एक सोसाइटी में, दूसरी सोसाइटी के अंदर वो एक आइडियल चाइल्डहुड नहीं होगा। आप देखोगे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास जिम्मेदारियां बहुत लेट आती हैं, लेकिन वही कुछ बच्चे आप देखोगे कि जिनके पास जिम्मेदारियां बहुत पहले आ जाती हैं। इनका मतलब एडल्टहुड उनमें पहले आ गई। तो ये वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज, बिकॉज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अफ्रीकन कम्युनिटीज़ की बात करें, तो वहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे, या वहाँ की सोसाइटी के अंदर देखा जाता है कि बच्चे जो होते हैं वो काफ़ी यंग एज में काम करना शुरू कर देते हैं। आप इंडिया में भी देखोगे काफ़ी सारे बच्चे यंग एज में काम करना शुरू कर देंगे। इसका मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस होता है उन्हें बहुत पहले समझ में आ जाएगा। तो इसका मतलब उनका जो कल्चर है, जिस तरीके की सोसाइटी के अंदर वो रहते हैं, वो शेप कर रहा है कि कैसे उनका डेवलपमेंट होगा। अब अगर इन बच्चों के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस पहले आ गया तो इनके अंदर मैच्योरिटी पहले आएगी, और उसी तरीके से इनका डेवलपमेंट आगे की तरफ शेप होता रहेगा। वहीं आप देखोगे जैसे स्वीडन या कुछ और डेवलप्ड देश होते हैं, वहां पर जो बच्चे होते हैं दे आर रेज्ड विद स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन इंडिपेंडेंस एंड प्ले। उनको ऑप्शन मिलते हैं काफी सारे, दे कैन एक्सप्लोर देमसेल्व्स। तो उनके पास एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस होता है, उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस इतना जल्दी नहीं आएगा, उनके पास इंडिपेंडेंसी है, दे कैन एक्सप्लोर मल्टीपल ऑप्शंस। उसके बाद फिर वो कमिटमेंट करते हैं कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसका मतलब उनके पास ऑप्शन है अपनी आइडेंटिटी को एक्सप्लोर करने के। लेकिन काफ़ी बच्चे, जैसे हमने अफ्रीकन कम्युनिटी की बात की, वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी जल्दी आने की वजह से दे डू नॉट हैव एनी ऑप्शन कि वो अपने आप को एक्सप्लोर कर सकें, क्योंकि उनको माँ का ख्याल रखना है, अपने पापा का ख्याल रखना है, अपने भाइयों और बहनों की शादी करानी है। तो काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होने के कारण वो अपनी आइडेंटिटी को एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते। और आप यही देखोगे रीज़न कि अलग अलग जगह पर डिफरेंट कल्चर, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ डिफरेंट कल्चर अलग अलग तरीके का चाइल्डहुड निकल के आएगा। हम इंडिया की बात करें, चिल्ड्रंस आर सोशलाइज अर्ली इनटू सोसाइटल रोल्स। आप देखोगे इंडिया के अंदर सोसाइटल रोल्स बहुत सारे होते हैं। बच्चों को बचपन में ही सिखाया जाता है कि आपको बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, एल्डर्स के पैर छूने हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे अलग अलग तरीके की गाइडलाइंस हैं, जबकि ऐसा आप देखोगे यूएस या वेस्टर्न कल्चर में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो वहाँ का बच्चा अलग तरीके से सोशलाइज हो रहा है, और यहाँ इंडिया का बच्चा अलग तरीके से सोशलाइज हो रहा है। तो इसके पीछे क्या क्या थ्योरीज होती हैं, क्या क्या कंसेप्ट होते हैं, इन्हीं पे ही हमें आज फोकस रखना है। सो व्हाट इज चाइल्डहुड इन वन सोसाइटी मे बी एडल्टहुड प्रिपरेशन इन द अदर। किसी सोसाइटी के अंदर वो चाइल्डहुड है, लेकिन किसी और सोसाइटी में वही चाइल्डहुड में एडल्टहुड की तैयारी हो रही है, क्योंकि वो मैच्योर, रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस पहले आता जा रहा है। अब इस कंसेप्ट को समझने से पहले हमें थोड़ा बेसिक समझना पड़ेगा। तो बेसिक में हम जाएं तो सबसे पहले हम समझें कि कल्चर क्या है। तो कल्चर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक ब्लूप्रिंट है, ये सब मिला के आप कल्चर कह पाएंगे। जहां पर एक सोसाइटी रहती है, जहां पर आप देख पाएंगे कि लोग मिलकर रहते हैं। तो एक सोसाइटी के अंदर लोग रहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड वैल्यूज। वहां पर उनके कुछ बिलीफ होंगे, ठीक है ना, नॉर्म्स होंगे, कुछ गाइडलाइंस होंगी कुछ सोसाइटी की। आप देखेंगे कुछ कस्टम्स होते हैं, कुछ ट्रेडिशंस होते हैं। एक लैंग्वेज होगी जो उनको आपस में जोड़ के रखेगी। सिंबल्स होंगे, कुछ मीनिंग्स होंगे। जैसे इंडिया कल्चर, रिमूविंग शूज बिफोर एंटरिंग अ होम शोज रिस्पेक्ट एंड क्लीनिनेस। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ अवर कल्चरल नॉर्म। तो ये कल्चर के कुछ नॉर्म्स होते हैं। ये एक ब्लूप्रिंट है जिसके बेसिस पर एक सोसाइटी सर्वाइव करती है। और ऑन द अदर हैंड अगर हम दूसरा कंसेप्ट लें, सोशलाइजेशन, तो ये क्या हो गया, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो आप इस कल्चर के अंदर रह रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। इन सब के बेसिस पर एक ऑनगोइंग प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं सोशलाइजेशन।
और इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? इसके लिए आपके फैमिली मेंबर्स, आपका स्कूल, आपके पीयर्स, आपके मीडिया, आपका रिलीजन, आपका स्टेट, ये सब आपको सोशलाइज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दोज कल्चरल वैल्यूज, बिलीफ सिस्टम, ट्रेडिशंस. So it's an ongoing process through which individuals, especially children, learn the culture they are born in. और इस तरीके से उस कल्चर के अलग अलग वैल्यूज को, उस कल्चर के अलग अलग आप देखेंगे कस्टम्स को, लैंग्वेज को एक बच्चा सीख जाएगा. और कौन सिखाएगा? ये लोग उनको सिखाएंगे, आपकी फैमिली, आपके टीचर्स, आपके स्कूल, आपके पीयर्स, आपका मीडिया. अब आप देखो यहाँ पर दोनों तरीके से आपको वैल्यूज निकल के आ सकती हैं. जैसे हम बात करें फैमिली की, तो आप देखोगे कहीं कहीं पर जो माँ बाप होते हैं वो काफ़ी ऑथोरिटेटिव होते हैं. उनकी पर्सनैलिटी, उनकी पेरेंटिंग स्टाइल ऑथोरिटेटिव होती है. इसका मतलब वो बच्चों के लिए एक सेंस ऑफ वार्मथ भी दिखाते हैं, वो बच्चों के लिए रिस्पॉन्सिबल भी हैं, बच्चों की बातें भी सुनते हैं, और वहीं पर ही बच्चों के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन ही फिक्स करके रखते हैं. लेकिन कहीं कहीं आप देखोगे कि पेरेंटिंग स्टाइल काफ़ी निगलेक्टफुल होती है. निगलेक्टफुल यानी कि वो बच्चों के लिए सेंस ऑफ वार्मथ यानी कि बच्चों के लिए अवेलेबल नहीं होते, और काफ़ी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन बना के रखते हैं, या फिर कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशन बना के रखेंगे ही नहीं. तो इस तरीके से अलग अलग पेरेंटिंग स्टाइल शेप करेगी कि उस बच्चे की आइडेंटिटी कैसे बनेगी, कि वो बच्चा किस तरीके से सोशलाइज होगा. और ऐसे ही स्कूल्स के रूल्स और कायदे, वहाँ का डिसिप्लिन, ऐसे ही आपके पीयर्स जो आपके फ्रेंडशिप नॉर्म्स होते हैं, आपके दोस्त होते हैं, मीडिया, सोशल मीडिया आपका देखते हैं, आप देखोगे बच्चे काफ़ी एक्सपोज होते हैं सोशल मीडिया से. तो सोशल मीडिया भी शेप करता है आप एक बच्चे का बिहेवियर. अब देखेंगे कि एक बच्चा, अ चाइल्ड इज कंप्लीटली एक्सपोज्ड टू मीडिया दीज डेज, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब जगह वो है. तो वहाँ पर किस तरीके का आप देखोगे चलता आ रहा है, वही उसकी जो आइडेंटिटी है उसको शेप करता आ जाएगा. तो आप देखोगे यही एक रीज़न है कि काफ़ी देशों ने सोशल मीडिया बैन कर दी बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे गलत तरीके की आइडेंटिटी को फॉर्म कर लेते हैं बाय विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया. तो ये सब जो प्रोसेस है, इनके थ्रू एक ऑनगोइंग प्रोसेस होती है और बच्चा सीखता है अपने कल्चर को. तो दिस इज कल्चर, दिस इज सोशलाइजेशन. अब ये जब आपस में मिलेंगे, हाउ सोशलाइजेशन ट्रांसमिट थ्रू कल्चर, ये पूरी की पूरी प्रोसेस होती है. तो एक कल्चर के अंदर लैंग्वेज है, एक कल्चर के अंदर कुछ बिलीफ है, एक कल्चर के अंदर कुछ रिचुअल्स है, कुछ रोल्स है. ओके, और ये सारे कल्चर, बिलीफ, रिचुअल्स और रोल्स एक बच्चे के अंदर आते हैं फ्रॉम द लर्निंग प्रोसेस जो सोशलाइजेशन के अंदर होता है, जो उसके माँ बाप, फैमिली, पीयर्स, स्कूल, मीडिया को कराएंगे. दीज आर द एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन. तो इस तरीके से एक बच्चा कल्चर की अलग अलग वैल्यूज को सीखेगा फ्रॉम द एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन. एजेंट कौन कौन हो जाते हैं? फैमिली, आपके माँ बाप, आपके पीयर्स, आपके टीचर्स, ये सारे लोग हो जाते हैं. तो ये तो एक बेसिक हो गया. अब हम समझेंगे कि ये प्रोसेस हो कैसे रही है. तो अलग अलग स्कॉलर्स जैसे कि सिगमंड फ्रॉइड हो गए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम होते हैं इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी. मार्गरेट मीड, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम है इन द फील्ड ऑफ एंथ्रोपोलॉजी. तो वो कैसे कैसे इन सब चीज़ों को बताते हैं, इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे. तो ये आप देखेंगे, ये लेक्चर के अंदर हमें आगे जो एक्सप्लोर करना है कि अलग अलग कल्चर एनवायरनमेंट कैसे अलग अलग चाइल्डहुड एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं. और 3 स्कॉलर के बारे में हमें देखना है. द फर्स्ट स्कॉलर इज फ्रॉइड, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, ओके, फादर ऑफ साइको एनालिसिस. मार्गरेट मीड, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं. इन दोनों के ही कॉन्ट्राडिक्टिंग व्यू हैं. सिगमंड फ्रॉइड कुछ और बताते हैं, मीड कुछ और बताते हैं. तो इनके क्या क्या व्यू होते हैं उसके बारे में देखेंगे. और एक इंडियन पर्सपेक्टिव हम देखेंगे जो विच वॉज गिवन बाय प्रोफेसर शालिनी भरत. तो ये एक एड ऑन पर्सपेक्टिव है, इसको भी हम देखने की कोशिश करेंगे. दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लेक्चर. तो अगर हम सिगमंड फ्रॉइड की बात करें, तो सिगमंड फ्रॉइड जैसे बताएं तो इन्होंने काफ़ी कंसेप्ट बताए थे कि हमारे माइंड के अंदर क्या होता है और कैसे कैसे एक बच्चे का डेवलपमेंट होता है. तो उनके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के अंदर हमारी 3 चीज़ें निकल के आती हैं, जैसे इड हो गया, ईगो हो गया, सुपर ईगो हो गया. इसके अलावा अलग अलग डिफरेंट स्टेजेस होती हैं जिनको हम बोलते हैं साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंटल स्टेजेस. तो सिगमंड फ्रॉइड जो बोलते थे वो कहते थे कि जो बच्चा होता है, ही वॉज बॉर्न विथ इन्नेट ड्राइव. उसके अंदर कुछ इन्नेट ड्राइव होती है. उसके अंदर जैसे कि इन्नेट ड्राइव होंगी सेक्सुअल और कुछ होंगी एग्रेसिव. और सोसाइटी उनको कंट्रोल करने का काम करती है. और सोसाइटी जब उनको कंट्रोल करती है तो उसके बेसिस पर सोसाइटी उस बच्चे को सिविलाइज बनाती है. जैसे आप देखोगे एक बच्चे का जब जन्म होता है तो बच्चा कहीं भी हाथ पैर फेंकेगा, कुछ भी आप उसके हाथ में दोगे तो वो फेंक देता है. तो उसको सोशलाइज कराया जाता है, उसको एक अच्छा इंसान, उसको एक सिविलाइज पर्सन बनाया जाता है, उसको मोरली रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है. तो ये प्रोसेस कैसे होती है, सिगमंड फ्रॉइड बताते हैं कि ये देखिए, ये हमारे माइंड के अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं, इड, ईगो, सुपर ईगो. इसके अलावा आप देखोगे जैसे इड जो है, दीज आर द बेसिक इंस्टिंक्ट.
इट कहता है कि हर एक इंसान को तुरंत प्लेजर चाहिए। इट इज वर्किंग अपॉन द प्लेजर प्रिंसिपल, कि अगर बच्चे को भूख लगी है तो उसे अभी खाना चाहिए। अब वो देखेगा नहीं कि कौन सामने है कौन आसपास है, वो रोना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको इंस्टेंट भूख लगी है, उसको अपनी भूख को मिटाना है। तो इट काम करता है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के ऊपर, ठीक है। ये प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ होता है, ये सब बच्चों में आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो सुपर ईगो जो होता है, सुपर ईगो कहता है कि बेटा अभी आसपास लोग हैं, अभी रोना या अभी भूख के लिए बोलना गलत है, एक बार सब लोग चले जाएं या हमारे पास खाना अवेलेबल होगा तब आपको देंगे। दिस इज व्हाट सुपर ईगो। तो सुपर ईगो बात करता है मोरालिटी के ऊपर, कंसेंस के ऊपर। ये पार्ट होता है आपका सोशलाइजेशन का, और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? आपके पेरेंट्स, आपका स्कूल, आपका रिलीजन, आपकी टीचर्स। तो सुपर ईगो हेल्प करता है इट को कंट्रोल करने के लिए, और इन दोनों को मीडिएट जो करता है वो होता है ईगो। ईगो होता है आपका रियलिटी चेक, ये बैलेंस करेगा। ओके, अर्ली इंटरेक्शन विथ केयर गिवर्स, रियलिटी बताएगा कि अभी हम कहीं बैठे हुए हैं, अभी हम खाना नहीं दे सकते, होटल है यहाँ पर, काफ़ी लोग हैं, घर पर जाएंगे तो आपका जो भूख प्यास जो भी है उसको पूरा कर दिया जाएगा। तो इट इज़ वर्किंग ऑन प्लेजर प्रिंसिपल, तुरंत इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। और सुपर ईगो कहता है कि रोको, अभी ये सही नहीं है, इट इज़ मोरली इनकरेक्ट। तो ये राइट और रॉन्ग बताएगा, और ईगो बताएगा कि रियलिटी क्या है, क्या किया जा सकता है इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर। अब आप देखोगे कुछ बच्चों के अंदर इट बहुत ज़्यादा हावी होता है। क्यों? क्योंकि उनका सुपर ईगो सही तरीके से डेवलप नहीं हो पाता बचपन के अंदर, देयरफॉर उनको हमेशा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ही पूरा करना है। आप देखोगे काफ़ी सारे केसेस, जैसे कि रेप केसेस निकल के आते हैं, तो वहाँ पर क्या है कि उनका इट हावी है, दे आर वर्किंग ऑन प्लेजर प्रिंसिपल, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। ये इंस्टिंक्ट बहुत हैवी है उनके, सुपर ईगो उनके अंदर डेवलप ही नहीं हो पाया। और क्यों डेवलप नहीं हो पाया? क्योंकि उनका सोशलाइजेशन सही तरीके से नहीं हुआ। इसी वजह से कहा जाता है कि लोगों को वैल्यू एजुकेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखेंगे ये कुछ कंसेप्ट होते हैं जो फ्रॉइड ने बताए थे इस तरीके से, दैट इज वाई सोशलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखेंगे जैसे अ चाइल्ड वांट टू हिट, स्क्रीम, स्नैच। अब ये क्या है? ये आपका एड हो गया, दिस इज द इट कंसेप्ट। अब ये क्या बोलता है कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, उसको अगर हिट करना है, उसको अगर स्क्रीम करना है, स्नैच करना है तो वो करेगा। पेरेंट्स और टीचर क्या बोलेंगे? नो, दैट इज रॉन्ग, ये गलत है, ठीक है। अब ये पेरेंट्स ने बता दिया, सुपर ईगो ने बता दिया। ओवर टाइम चाइल्ड के अंदर ये इंटरलाइज हो जाएगा कि फॉर्म सुपर ईगो हो जाएगा कि फील गिल्ट व्हेन डूइंग रॉन्ग। उसको समझ में आ जाएगा कि ऐसी स्थिति में मुझे स्क्रीम नहीं करना है, क्योंकि मेरे माँ बाप ने, मेरे टीचर से मुझे मना किया था। ये इस तरीके से मोरली राइट और मोरली रॉन्ग जो होती है, राइट और रॉन्ग जो होता है, इसके बारे में बच्चा सीखता है विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। ये होता है फ्रॉइड का व्यू, जो अर्ली व्यू था, जो काफ़ी चला भी, काफ़ी लोग मानते भी थे। लेकिन आप देखोगे ये थोड़ा सा बायोलॉजिकल टिल्टेड व्यू है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे इट के ऊपर काम हो रहा है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए सोसाइटी सुपर ईगो निकल के आता है। और इट क्या है? इट प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ, यानी कि इट क्या हो गया? एक बायोलॉजिकल कंसेप्ट है। तो फिर लोग इसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया? ये जो प्रोसेस है, यानी कि ह्यूमन का जो बिहेवियर है वो फिक्स हो गया। उसके बाद आप देखोगे बहुत इंपॉर्टेंट नेम निकल के आता है, मार्गरेट मीड, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट। और ये एक कल्चर डिटर्मिनिज्म का कंसेप्ट देती है। आप देखोगे ह्यूमन बिहेवियर शेप्ड मोर बाय कल्चर देन बाय बायोलॉजी। तो जो फ्रॉइड ने व्यू बताया था कि बायोलॉजिकल टिल्टेड ही व्यू होता है, तो इन्होंने बोला कि नहीं, इट इज नॉट करेक्ट। ह्यूमन बिहेवियर जो होता है इट इज मेलिएबल, ठीक है, इसको हम मोल्ड कर सकते हैं, इसको हम चेंज कर सकते हैं, और इट शेप्ड चेंज बाय द कल्चर, ऐसा मार्गरेट मीड बोलती हैं। अब इसके लिए इन्होंने आप देखोगे एक बहुत फेमस स्टडी भी की थी, कमिंग ऑफ एज इन समॉय, ठीक है। तो समॉय आइलैंड में इन्होंने कुछ खुद स्टडी की, ये वहाँ पे गई और इन्होंने वहाँ पर जो एडोलेसेंट लड़कियाँ हैं उनके ऊपर ही स्टडी की समॉय आइलैंड के अंदर। अब इन्होंने वहाँ पे क्या देखा कि जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं वहाँ पर, दे ट्रांजिशन इनटू एडल्टहुड विदाउट एनी काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। अब देखो इन्होंने क्या देखा कि जो अमेरिकन बच्चे होते हैं, हम बात कर रहे हैं 1928 की, तो यानी कि उस वक्त अमेरिकन बच्चे भी इतने डेवलप नहीं हो पाए थे। तो उन्होंने क्या देखा कि जो अमेरिकन बच्चे हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा आइडेंटिटी क्राइसिस आते हैं जब वो एडोलेसेंस वाली स्थिति में पहुंचते हैं, यानी कि दे आर क्रॉसिंग द एज ऑफ पुबर्टी, ठीक है। तो मान लीजिए 13-14 साल, अलग अलग आप कल्चर में देखो, कॉलेज का फर्स्ट ईयर आप देख लो, ठीक है, या फिर जब आप 12th क्लास में होते हैं, ओके। तो उस पर्टिकुलर स्टेज में आप देखोगे बच्चों को काफ़ी दिक्कत आती है, उनको काफ़ी सारे आइडेंटिटी क्राइसिस आते हैं। ऐसा अमेरिकन बच्चों में देखने को मिला। लेकिन इनके यहाँ पर स्टडी जब की गई समॉय आइलैंड में अंदर, तो यहाँ पे क्या देखा कि लड़कियों को कोई दिक्कत ही नहीं आती, वो बहुत अच्छी तरीके से ट्रांजिशन कर जाती हैं इनटू एडल्टहुड विदाउट एनी काइंड ऑफ
साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, जो कि बहुत कॉमन होता है इन अमेरिकन टीन्स। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो मार्गरेट मीड ने ये सवाल पूछे। ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि समोआ आइलैंड का जो कल्चर है वो अलग है, वहां पर कलेक्टिविस्टिक कल्चर था। तो यहाँ पर क्या होता था, सेक्सुअलिटी का ओपनली डिस्कशन होता था। यूएसए के अंदर ये टैबू था उस टाइम पर, सेक्सुअलिटी इतना ओपन नहीं था। हम बात कर रहे हैं 1928 की। पेरेंटिंग आप देखोगे कलेक्टिव, वहां पे काफी सारे लोग मिलकर पेरेंटिंग करते थे। ठीक है, आप देखोगे बिग जॉइंट फैमिलीज का सिस्टम था। इधर आप देखोगे न्यूक्लियर पेरेंट सेंटर, तो कम लोग हैं, सोशलाइजेशन सही तरीके से नहीं होता है। एडोलेसेंस स्मूथ ट्रांजिशन हो गया, लेकिन यहाँ पे काफी तनाव आता है, स्ट्रॉम एंड स्ट्रेस फेस निकल के आता है। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पर इधर कल्चर में काफी रिजिडिटी है, और इस तरीके से उस बच्चे का बिहेवियर भी उसी तरीके से शेप हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे इतना रिजिड नहीं है, और उसी वजह से आप देखोगे इस सोसाइटी के अंदर इतना फ्लेक्सिबल है, जो जेंडर रोल्स हैं वो फ्लेक्सिबल हैं। तो यानी कि अलग कल्चर और अलग तरीके का चाइल्डहुड। अब यहाँ से डिबेट शुरू हो जाती है कि भाई कल्चर जो होता है, आपकी जो सोसाइटी होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके बिहेवियर को शेप करने की है, आपकी आइडेंटिटी को शेप करने के लिए। ओके, सो डिफरेंट कल्चर देयरफॉर डिफरेंट चाइल्डहुड। यानी कि एक बच्चा अगर इंडिया में है तो उसका चाइल्डहुड अलग तरीके से होगा, क्योंकि यहाँ का कल्चर अलग है। वहीं एक बच्चा अगर यूएस में है तो उसका चाइल्डहुड अलग तरीके का होगा, क्योंकि वहाँ का कल्चर अलग है। तो डिफरेंट कल्चर डिफरेंट चाइल्डहुड। अब इसी पर ही आप फर्दर आप देखोगे डॉक्टर शालिनी भरत जो है, वो एक इंडियन रिसर्च भी इसके अंदर होती है, और उस रिसर्च में भी कुछ इसी तरीके के खुलासे होते हैं। अब इन्होंने जो अपना काम किया, इन्होंने किया एडोलेसेंस इन अर्बन एंड ट्राइबल इंडिया। आप देखोगे इंडिया में भी, इंडिया इज आल्सो मल्टी कल्चर, बहुत डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ पर। तो यहाँ पर तो देखोगे कि ट्राइबल कल्चर अलग है, अर्बन कल्चर अलग है, रूरल कल्चर अलग है, वैल्यूज बहुत अलग हो जाती हैं, बिलीफ काफ़ी अलग हो जाते हैं। तो इस तरीके से इंडिया के अंदर ही स्टडी करके देखा गया, ओके, कि कैसे अलग अलग कास्ट, क्लास, रिलीजन और रीजन की वजह से लोगों का चाइल्डहुड चेंज होता है, शेप होता है। अब इन्होंने अपनी स्टडी के अंदर ये पाया, इन्होंने किया अर्बन एडोलेसेंट्स जो मुंबई में रहते हैं उन बच्चों के ऊपर, और कुछ ट्राइबल जो एडोलेसेंट्स हैं, ठीक है, जो मध्य प्रदेश, उड़ीसा या गुजरात वाले जगह पर रहते हैं। अब इन्होंने कंपेयर किया कि ये देखो, ये मैंने आपको बताया था, दीज आर द एजेंट, स्कूल, पेरेंट्स, टीचर, सोसाइटी। अब देखो ये सब आपको देखने को मिले अलग अलग तरीके से, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। जैसे स्कूल की बात करें, यहाँ पर फॉर्मल एजुकेशन थी, लेकिन यहाँ पर लेस कंसिस्टेंट स्कूलिंग थी। जेंडर नॉर्म्स की बात करें, सम एक्सपोजर टू फेमिनिज्म स्टिल पेट्रियार्कल सोसाइटी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे रिजिड डिविजन्स, अर्ली मैरिज फॉर गर्ल्स, ये आपको देखने को मिलेगी। आइडेंटिटी, यहाँ पर मीडिया, डिजिटल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा था, लेकिन यहाँ पर रिचुअल्स और ट्रेडिशंस बहुत ज़्यादा थे। मेंटल हेल्थ, बहुत स्ट्रेस है, बहुत एंजाइटी है। यहाँ पर आप देखोगे रेजिलियंस बट लैक ऑफ एक्सप्रेशन सपोर्ट सिस्टम, ठीक है, फाइट बैक करने की कैपेसिटी है यहाँ पर। सोशल सपोर्ट, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, और यहाँ पर देखो किनशिप, फैमिली जो रहती है जनरली, वही सोशल सपोर्ट बन के रहती है। तो इस तरीके से ये कुछ ऑब्जर्वेशन लिए गए ऑन अर्बन एडोलेसेंट्स और ट्राइबल एडोलेसेंट्स। अब यहाँ से फिर इन्होंने ये बताया, जो इनका व्यू था, कि कल्चर इज नॉट मोनोलिथिक इन इंडिया। अलग अलग क्लास, कास्ट, रीजन और जो अलग अलग कल्चर होता है, वो आपके चाइल्डहुड को अलग तरीके से शेप करेगा। तो जो एक वेस्टर्न व्यू था, पहले के टाइम पर वेस्टर्न व्यू ही ज़्यादा फेमस हुआ करते थे, तो वेस्टर्न व्यू को इन्होंने हैवीली तरीके से क्रिटिसाइज किया कि वेस्टर्न व्यू क्या है, सेंटर्ड है, लीनियर है, हमें जेंडर और सोशलाइजेशन अलग अलग कल्चर में देखना चाहिए। तो यहाँ से समझ में आया, और ये व्यू काफ़ी कॉन्क्रीट बन जाता है कि जो अलग अलग कल्चर होते हैं वो बच्चे के डेवलपमेंट को शेप करेंगे। और यहाँ से जो बायोलॉजिकल एक व्यू था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, और फिर देखना शुरू कर दिया गया कि कल्चर का क्या क्या इम्पैक्ट होता है एक बच्चे के डेवलपमेंट के ऊपर, और इसी को ही बोला जाता है क्रॉस कल्चरल स्टडीज़। तो पहले के टाइम पर आप देखोगे एक कल्चर के ऊपर फोकस करते हुए ज़्यादातर स्टडीज़ हुआ करती थी, दैट इज़ वेस्टर्न कल्चर। लेकिन आज के टाइम की जो स्टडीज़ होती हैं वो ईस्टर्न कल्चर, इंडियन कल्चर, इनको भी पढ़ के की जाती हैं, और इन्हीं को हम बोलते हैं क्रॉस कल्चर स्टडीज़। ठीक है, तो ये एक व्यू निकल के आता है। आप देखोगे कल्चर डीपली इन्फ्लुएंस, तो कल्चर आपको हर तरीके से डेवलप करेगा। एक बच्चे की अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो उसका डेवलपमेंट कॉग्निटिव लेवल पे भी होता है, उसका डेवलपमेंट आप देखोगे फिजिकल लेवल पे भी होता है, उसका डेवलपमेंट आप देखेंगे फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, ठीक है, मोरल डेवलपमेंट, हर तरीके से बच्चा डेवलप करता है। तो अगर हर बच्चे से डेवलप करेगा, और शेप कौन करता है, कल्चर। जैसे लैंग्वेज एक्विजिशन आप देखोगे इंडिया के अंदर मल्टीलिंगुअल सोसाइटी है, एक बच्चा अलग अलग तरीके की लैंग्वेज सीखता है, और इस वजह से उसका कॉग्निटिव लेवल पर डेवलपमेंट भी ज़्यादा होता है। ठीक है, चिल्ड्रन रेजेस इन मल्टीलिंगुअल एनवायरनमेंट। थिंकिंग स्टाइल्स अलग होती हैं, हमारा कल्चर अलग है, वहाँ का कल्चर अलग है। वेस्टर्न कल्चर पे फोस्टर होता है एनालिटिकल थिंकिंग पर,
क्योंकि वहाँ पर इंडिविजुअल कल्चर है, इंडिविजुअल सेंटर्ड सोसाइटी है। और यहाँ पर इंडिया में आप बात करेंगे, हम हॉलिस्टिक, हम सबके बारे में सोचेंगे, बिकॉज वी आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड सोसाइटी इज द पार्ट ऑफ अस। तो इंटरडिपेंडेंसी है यहाँ पर, और वहाँ पर आप देखोगे इतनी डिपेंडेंसी देखने को नहीं मिलेगी इन वेस्टर्न कल्चर। तो इस वजह से लैंग्वेज एक्विजिशन और थिंकिंग स्टाइल डिफर करती है। ऐसे ही आप देखोगे जो अटैचमेंट पैटर्न है वो भी आपको अलग अलग देखने को मिलेगा अलग अलग कल्चर के अंदर, ठीक है। जैसे कलेक्टिविस्टिक कल्चर के अंदर चिल्ड्रन फॉर्म मल्टीपल अटैचमेंट, क्योंकि जॉइंट फैमिली होती है, ओके, लेकिन वहाँ पर जॉइंट फैमिली नहीं है जब हम वेस्टर्न कल्चर की बात करें। इमोशन को एक्सप्रेस करने वाली बात जो होगी वो भी आपको अलग देखने को मिलेगी। इंडियन चिल्ड्रन टॉट टू सप्रेस नेगेटिव इमोशंस वाइल वेस्टर्न कल्चर्स आर इनकरेज टू एक्सप्रेस फ्रीली। तो इमोशंस जैसे हम देखें, हमें मान लीजिए कुछ समस्या है या कुछ दिक्कत होती है हमारी सोसाइटी के अंदर, तो हम सोचेंगे उसको बताने से पहले, क्योंकि हमें लगेगा कि हमारी सोसाइटी भी है, तो सोसाइटी को के लिए भी हम रिस्पॉन्सिबल हैं, हमारे घर वाले क्या सोचेंगे। तो ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है ज़्यादा निकल के आता है। इसी वजह से हम इमोशन को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और इसी वजह से आप देखोगे कि मेंटल हेल्थ के मेजर इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे इंडिया के अंदर, लेकिन वहाँ पर आप देखोगे एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसी शालिनी भरत की जो फाइंडिंग थी, ट्राइबल एडोलेसेंट शोड हाई इमोशनल रेजिलियंस डिस्पाइट लिमिटेड फॉर्मल सपोर्ट सिस्टम। तो इस तरीके से आप देखोगे हर तरीके से डेवलपमेंट होता है और कल्चर इसको शेप करेगा। हमारा स्कूल्स जैसे हैं, ठीक है, तो मीडिया हो गया, कास्ट हो गया, आपका स्कूल्स अचीवमेंट हो गया, किस तरीके का रहेगा, ये सब आपकी आइडेंटिटी को, आपके इमोशन को शेप करेगा। जैसे कि इंडिया के अंदर हम कुछ एग्जाम्पल देखें फैमिलीज का, आप देखो जॉइंट फैमिली, तो वहाँ पर ओबीडियंस, इंटरडिपेंडेंसी ज़्यादा सिखाई जाती है। न्यूक्लियर अर्बन फैमिलीज में इंडिपेंडेंसी होती है, डिजिटल एक्सपोजर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। जेंडर रोल आप देखिए, ओके, तो लड़कियों को कैसे काम करना है, लड़कों को कैसे काम करना है, ये हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत पहले से आ जाता है। हमारे सारे के सारे टीवी सीरियल्स, प्रोग्राम्स, सब कुछ जेंडर रोल सिखाते हैं। छोटा भीम, इवन कार्टून्स में भी आपको देखने को मिलेगा। तो वहाँ से फिर जेंडर रोल्स डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, ओके। तो आप देखोगे ये तरीके के अलग अलग कल्चर, और ऐसे उसी वजह से आपका चाइल्डहुड निकल के आ रहा है। इंग्लिश मीडियम बच्चों का अलग होगा, जो वर्नाक्युलर लैंग्वेज होंगे उनका अलग होगा। एक बच्चा जो पुअर है, दे ऑफन वर्क अलॉन्गसाइड स्कूलिंग, तो उसके अंदर आप देखोगे एडल्टहुड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत पहले आ जाएंगी। ट्राइबल और अर्बन में भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से ये हम बता पाएंगे कि क्या कल्चर बदला और उस वजह से आपका डेवलपमेंट भी चेंज होता गया। तो आई थिंक आपको समझ में आएगा ये हॉलिस्टिक इश्यू जो हमने डिस्कस किया कि कैसे कल्चर की वजह से हमारा चाइल्डहुड शेप होता है, और अगर कल्चर में बेटर क्वालिटीज़ हैं, हमारे सोशलाइजेशन के एजेंट सही हैं, यानी कि हमारे माँ बाप, हमारे टीचर्स, हमारी मीडिया, रोल ऑफ मीडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दीज डेज। और इसी वजह से आप देखेंगे अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी आपने सुना होगा, सोशल मीडिया का बैन होना, वो यही रीज़न है, क्योंकि जो बचपन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर बचपन में आपकी सारी बीमारियों को ठीक कर दिया गया, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को कम कर दिया गया, तो आपके एडोलेसेंस बहुत स्मूथ हो जाता है, और वहाँ पर आपको इतने मेजर इश्यूज नहीं देखने को मिलेंगे। आई होप आपको इस लेक्चर से क्लैरिटी मिली होगी। अगर आप ऐसे और टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं या इनके बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारा ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।